वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोग लेकर आ रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और हमें जर्नल एंट्रीज पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड होनी चाहिए। अगर आपकी जर्नल एंट्री पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड नहीं है तो भाई आप मुझे बताओ कैसे काम चलेगा। और जर्नल एंट्रीज पे कमांड लाने के लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा अकाउंट कब कैसे डेबिट किया जाता है उसके लिए पहले आप अकाउंट्स को क्लासिफाई करना सीखिए। तो हमारे यहां पे बच्चों अकाउंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बच्चों, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कई सालों से चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है ना या फिर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है बच्चों, इसको ना ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इसको किसने बनाया था सर? इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इसलिए इसको इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है बच्चों सबसे पहले पर्सनल और इम्पर्सनल। तो कोई भी आपसे पूछे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है तो आप बोलना पर्सनल और इम्पर्सनल, सिर्फ दो। फिर ना इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है बच्चों, पर्सनल अकाउंट को नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे किन्हें नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, किन्हें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है और किन्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। उसके बाद बच्चों जो हमारी अगली कैटेगरी है वो होती है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में भी फर्दर अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम एक एक करके समझेंगे क्या होता है पर्सनल, क्या होता है इम्पर्सनल और कैसे बच्चों इनको सब हेड जो होते हैं इनके उनका क्या मतलब है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बच्चों हम आ चुके हैं किसमें, कितनी अप्रोचेस है हमारे पास? जल्दी बोलो सर। दो अप्रोचेस है। कौन कौन सी? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। चलो थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ट्रेडिशनल जो है बच्चों किसने बनाई थी? सो उसको ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, इसलिए उसको इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है। और उसके बाद बच्चों हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच। तो आप बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं कि मॉडर्न अप्रोच किसने बनाई होगी। मॉडर्न अप्रोच उसी कंट्री में बनाई है जिसको सबके फटे में टांग डालने की आदत है, अमेरिका। इसलिए जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है ना बच्चों उसको अमेरिकन अप्रोच बोला जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच से ही कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन को आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको दोनों अप्रोचेस पढ़ाने वाला हूं, ट्रेडिशनल भी पढ़ाऊंगा, मॉडर्न भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरा अगर आप एक सजेशन माने तो ऑलवेज फॉलो मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में ना जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा मैं आपको दोनों। जो आपको अच्छे लगते हैं वो कर लो, लेकिन अगर आपका एक्सपर्टाइजेशन लाना है ना बच्चों जर्नल एंट्रीज पे तो उसके लिए आप लोग मॉडर्न अप्रोच ही फॉलो करिएगा, ठीक है। तो वापस से देखते हैं बच्चों हमारे पास सर कितनी अप्रोचेस हैं। सर ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। किसने बनाया था ट्रेडिशनल? सर इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इसलिए इसको इंग्लिश अप्रोच भी बोला जाता है। और मॉडर्न अप्रोच किसने बनाया है? सर इसको बनाया है अमेरिकन ने, इसलिए इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोला जाता है। सबसे पहले आते हैं ट्रेडिशनल अकाउंट पे। ट्रेडिशनल अकाउंट में बच्चों अकाउंट्स को क्लासिफाई किया जाता है अंडर टू हेड्स, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, और फिर इन्हें फर्दर भी क्लासिफाई किया जाता है। तो वो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सीधे चलते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से है पर्सनल कौन से इम्पर्सनल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों पर्सनल अकाउंट्स। देखो नाम से सजेस्ट कर रहा है, नाम से ही सजेस्ट कर रहा है पर्सनल अकाउंट, मतलब ये ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि किसी ना किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए होते हैं, किसी ना किसी पर्सन से जुड़े होते हैं। अकाउंट्स विच रिलेट्स टू पर्सन, डेट इज इंडिविजुअल्स, मतलब आपके और मेरे जैसे मयंक, राम, श्याम, हनुमान, ये सब, ठीक है। इसके अलावा आ गया हमारे पास फर्म्स, जो हमारे पास पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एक्सेट्रा, इनसे जुड़े हुए अकाउंटों को क्या बोला जाता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। आ रही बात समझ में? तो हर वो अकाउंट जो कि किसी ना किसी पर्सन से जुड़ा हो, चाहे वो इंडिविजुअल आपके और मेरे जैसे, चाहे वो फर्म्स हो, पार्टनरशिप फर्म्स, या फिर वो बड़ी बड़ी कंपनीज हो, या फिर जो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं, इनसे जुड़े हुए अकाउंट्स को ही क्या बोला जाता है? पर्सनल अकाउंट। बहुत सिंपल है, हर वो अकाउंट जिसमें किसी न किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पर्सनल अकाउंट। आगे लिखा है पर्सनल अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक एक करके हम समझेंगे क्या होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आराम से। सब पर्सनल अकाउंट को ना आपने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इतना हमको समझ में आ गया है। सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है जिन्हें नेचर ने बनाया है, जो कि क्रिएशन ऑफ गॉड है। आप और हम, हमें नेचर ने बनाया है बच्चों, इसलिए हम नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप किसी मयंक नाम के व्यक्ति से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मतलब वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड। तो जिन्हें नेचर ने बनाया है, जिन्हें गॉड ने क्रिएट किया है, आपके और हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स, वो किस कैटेगरी में चले जाते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाते हैं। देयरफॉर
These will included accounts in individual name. तो हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है भाई। मयंक के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो मयंक अकाउंट खोल लीजिएगा, राम के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो राम अकाउंट खोल लीजिएगा, श्याम के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो श्याम अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। क्लियर? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये बड़े मजेदार है। These accounts includes accounts of corporate bodies or institutions which are recognized, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, which are recognized as person in business dealings। क्या आपको पता है जितनी भी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, या फिर जितनी भी कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती हैं, ये सब अपने आप में बच्चों बिजनेस डीलिंग करते वक्त ना इनको पर्सनल अकाउंट ही माना गया, इन्हें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट माना गया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कंपनी की कभी डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी अपने आप में क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। हमें किसने बनाया है? नेचर ने। तो हम क्या बन गए? नेचुरल। उनको किसने बनाया है? लॉ ने। तो वो क्या बन गए? आर्टिफिशियल। लेकिन सर फिर वो पर्सन कैसे हुए? मैं इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूं बच्चों। जिस तरीके से नेचुरल पर्सन के पास, मतलब आपके और हमारे पास इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, ठीक है ना, मैं सोशल राइट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम दो पार्टनरशिप फर्म्स की आपस में शादी करवा दो, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहा हूं, मतलब जिस तरीके से हम अपने नाम पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, वो सारे के सारे राइट्स इनके पास भी होते हैं। कंपनीज के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में अपनी फर्म के, अपने कंपनी के नाम से एंटर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारे इकोनॉमिक राइट्स जो मेरे पास हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिक राइट्स फर्म्स और जो कंपनीज हैं उनके पास भी होती हैं, इसलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ये वो अकाउंट होते हैं जो कि किसी पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक सिंगल पर्सन को या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी उस एम्प्लॉय या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरी हमने अभी तक नहीं दी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस उस कंपनी के, उस इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मैंने एडवांस में इंश्योरेंस देके रखा है। आउटस्टैंडिंग समझा दिया, प्रीपेड समझा दिया। अब आप समझो बच्चों अक्रूड, अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन उस पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मुझे कमीशन लेना बाकी है। अनअक्रूड कमीशन, अनअक्रूड कमीशन उस पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मैंने कमीशन एडवांस में लेके रखा है और मुझे उसके अगेंस्ट में उसको सर्विसेज डिलीवर करना बाकी है। तो ये जो चार आपके 4 स्पेशल ट्रांजेक्शंस होते हैं ना बच्चों, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी उस पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको सैलरी देना बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस उस इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मैंने इंश्योरेंस एडवांस में देके रखा है। अक्रूड कमीशन उस पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मुझे कमीशन लेना अभी बाकी है। अनअक्रूड कमीशन उस पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मैंने एडवांस में कमीशन लेके रखा है, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे उसको सैलरी, उसके अगेंस्ट मुझे भी सर्विसेज देना बाकी है। एकदम क्लियर बच्चों? तो हमारे पास जल्दी से बोलो फटाफट कितनी अप्रोचेज हैं सर? 2, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में भी हमारे पास कितने हैं अकाउंट सर? 2 जाएंगे, पर्सनल और इम्पर्सनल। तो पहला आता है हमारा पर्सनल, हर वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन, कॉर्पोरेट, कंपनीज, फर्म्स, इन सब से रिलेटेड होता है, उनको क्या बोला जाता है? पर्सनल अकाउंट। उसमें से जो आपके और हमारे जैसे नेचुरल पर्सन होते हैं उनसे रिलेटेड अकाउंट को बोला जाएगा नेचुरल। कंपनीज हो गई आपकी, जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, फर्म्स हो गई, इन सबको बोला जाएगा आर्टिफिशियल। और ऐसे अकाउंट जो कि दूसरे के अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, उन्हें बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। अब आते हैं बच्चों हम लोग इम्पर्सनल पे। तो इम्पर्सनल क्या है? अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल आर टर्म्ड एज इम्पर्सनल अकाउंट। तो हर वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो हर वो अकाउंट जो किसी पर्सन से जुड़ा हुआ है पर्सनल अकाउंट, हर वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं उसको क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। तो मतलब इम्पर्सनल में क्या आने वाला है? जस्ट लाइक एसेट्स, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब किस में आने वाले हैं बच्चों? हमारे इम्पर्सनल अकाउंट में आने वाले हैं। तो इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पहले समझ लो बच्चों रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेटर्स। ये समझने वाली बात है, इस पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं सर? रियल अकाउंट ना हमारे टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं टैंजिबल एसेट्स? जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो। कौन से होते हैं इंटैंजिबल एसेट्स? जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो जो आपके एसेट्स होते हैं, जो कि आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, जो कि आपको बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, तो जितने भी हमारे एसेट्स हैं ना वो सारे के सारे किस कैटेगरी में चले जाते हैं? रियल अकाउंट में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे डेटर्स होते हैं ना वो रियल अकाउंट के अंदर नहीं आ सकते। ऑल्दो ये भी एसेट ही होते हैं, आप इनको बैलेंस शीट में एसेट में ही दिखाओगे, लेकिन जो डेटर होते हैं ना बेटा, ये पर्सन होते हैं।
ठीक है, या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। इसलिए हम इनको यहां ना कैटेगराइज करते हुए कहां कैटेगराइज करते हैं सर, आप इनको कैटेगराइज करोगे पर्सनल अकाउंट में। जैसे और पते की बात बताता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच में जो बैंक अकाउंट होता है ना बच्चों, वो भी हमारे लिए एसेट है कायदे से देखा जाए तो, और हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में जो बैंक है, ऑल्दो वो हमारा एसेट है, लेकिन फिर भी मैं उसको रियल अकाउंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि बैंक अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ये कंपनीज के फॉर्म में होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में होते हैं। इसलिए मैं उसको यहां से उठा के कहां लेके चले जाऊंगा सर, आप उसको लेके चले जाना पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों हमारे पास क्या, नॉमिनल। तो नॉमिनल जो अकाउंट होते हैं ना आपके, वो एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम और गेन से रिलेटेड होते हैं। अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी आपके खर्चे हैं, नुकसान है, जितने भी आपके एक्सीडेंटल प्रॉफिट है और जितनी भी आपकी रेगुलर इनकम है, इन सबसे रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं बच्चों, उनको कहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट में कैटेगराइज किया जाता है। तो चैप्टर बहुत ही छोटा है बच्चों, इसलिए हम चाहेंगे कि साथ में चलो मिलकर इसको बार बार गुनगुनाएं आपस में, सो डैट ये आपको लाइफ टाइम काम आए। बीबीए करोगे, बीकॉम करोगे, एमबीए करोगे, सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। तो वापस से बच्चों क्लासिफिकेशन कर लीजिए अकाउंट्स का। सर हमारा क्लासिफिकेशन है ट्रेडिशनल और मॉडर्न, फिलहाल पूरा फोकस रखिए ट्रेडिशनल पे। जल्दी बोलिए मेरे साथ, ट्रेडिशनल को कितने हेड में सर आप लोग कैटेगराइज करोगे? सर 2 हेड में, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? सब पर्सन से, कंपनीज से, फर्म से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। उसमें पहला कौन सा होता है सर? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हर वो अकाउंट जो कि किसी जीवित व्यक्ति आपके और हमारे जैसे से रिलेटेड है उसको बोला जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हर वो अकाउंट जो कि किसी कंपनीज, फर्म्स से, इंस्टीट्यूशंस, इनसे रिलेटेड है उससे बोला जाएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और हर वो अकाउंट बच्चों जो कि किसी और के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है उससे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल में हर वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, हम उसे क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। हर वो अकाउंट जो किसी एसेट से रिलेटेड है, एक्सेप्ट डेटर्स, उन्हें क्या बोला जाएगा? रियल अकाउंट। और हर वो अकाउंट जो कि एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड है बच्चों, उनको आप लोग क्या बोलोगे? नॉमिनल अकाउंट। इतना क्लियर हो गया? अब आ जाइए बच्चों इसके रूल्स पे, जिसके लिए हम आज यहां पर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। यहाँ है सर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम फॉलो करने वाले हैं बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पहले अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं आता है तो भाई फिर रूल्स कैसे लगाओगे? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है ना। पढ़ो पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया, समझा रहा हूं मैं इसको आप लोगों को, तो ध्यान से समझना। आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन किया और आपने किसी को कुछ दिया, ये लो भाई, ये लो गुड्स, मैंने आपको गुड्स बेच रहा हूं, ये लो गुड्स, तो वो पर्सन मेरे लिए क्या कहलाएगा? रिसीवर। भाई वो मुझसे कुछ रिसीव कर रहा है ना, तो जो भी पर्सन किसी भी ट्रांजैक्शन में आपसे कुछ रिसीव करता है तो वो कहलाएगा डेबिट द रिसीवर। मतलब उसका अकाउंट आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट साइड में ओपन करना है। क्लियर? अब आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेबिट द रिसीवर तो हो गया सर, हर वो पर्सन जो कि हमारे लिए रिसीवर होता है, हमने किसी को कुछ दिया, वो बन गया हमारे लिए रिसीवर। उसका अकाउंट कहां खोलूंगा सर? मैं उसका अकाउंट डेबिट साइड में खोलूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास उसी का पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट द गिवर। अब कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसी कंपनी है, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, या किसी और फॉर्म में वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब वो हमको कुछ दे रहा है, जैसे मैंने किसी से मशीनरी खरीदी, तो वो पर्सन मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो पर्सन मेरे लिए गिवर कहलाएगा। तो मैं उसका अकाउंट कहां पर खोलूंगा बच्चों? सर आप उसका अकाउंट खोलना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्रेडिट साइड में। तो हमारा रूल क्या बन गया? सब पर्सनल जितने भी होते हैं, अगर हम किसी भी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो पर्सन बिजनेस के लिए रिसीवर है तो उसका अकाउंट कहां खोला जाएगा? डेबिट साइड में, डेबिट द रिसीवर। कोई भी पर्सन हो, आर्टिफिशियल, नेचुरल या रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वो पर्सन मेरे लिए गिवर है तो मैं उसका अकाउंट कहां खोलने वाला हूं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्रेडिट साइड में। तो रूल हमारा क्या बन गया पर्सनल अकाउंट के लिए? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए नेक्स्ट आते हैं सब बच्चों रियल अकाउंट में। क्या होते हैं रियल अकाउंट? सर रियल अकाउंट ना एसेट से रिलेटेड होते हैं। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, ये सब क्या होते हैं बच्चों हमारे लिए? ये सब होते हैं सर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हमसे क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट हमसे क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब जब जब एसेट आएंगे बिजनेस में, जब जब बिजनेस में एसेट आएंगे, कहां रिकॉर्ड करना है सर? डेबिट साइड में। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब जब एसेट बिजनेस में से जाएंगे, कहां रिकॉर्ड करना है बच्चों? मुझे उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने मशीन खरीदी। अगर मैंने मशीन खरीदी तो मशीन किस कैटेगरी में आता है सर? रियल अकाउंट में।
अगर मैंने मशीन खरीदी तो मशीन आएगी कि जाएगी? सर आएगी, और आता है तो डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन अकाउंट कहां ओपन किया जाएगा? सर डेबिट साइड में ओपन किया जाएगा। अब मशीन मैंने खरीदा, उसके अगेंस्ट में क्या दे दिया? कैश। कैश बच्चों किस कैटेगरी में आता है? सर रियल अकाउंट में आता है, और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसको मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर? तो हमने मशीन खरीदी है कैश में, दोनों ही अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं? रियल अकाउंट में। तो मशीन को खरीदा तो मशीन आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड में। उसके अगेंस्ट में मैंने क्या पे कर दिया? कैश पे कर दिया, तो कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको मैं कहां ओपन करूंगा? सर क्रेडिट साइड में। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? सर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी आपके बच्चों एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे आप उनको कहां रिकॉर्ड कर देना? डेबिट साइड में। ठीक है, तो सैलरी, रेंट पेड, कमीशन पेड, परचेजेस, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं, तो मैं इनको कहां रिकॉर्ड करूंगा? डेबिट साइड में। आप जस्ट ऑपोजिट कर लो, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो बच्चों जितनी भी हमारी इनकम होती है, जस्ट लाइक सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब हमारे लिए कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड में, बिकॉज इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इतना क्लियर हो गया बच्चों? तो जरा फटाफट मेरे साथ कर लीजिए, 3 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर लो। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, कोई भी व्यक्ति अगर ट्रांजैक्शन के कारण आपके लिए रिसीवर बन जाता है तो उसका अकाउंट आपको खोलना है डेबिट साइड में। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, ठीक है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल, अगर वो व्यक्ति ट्रांजैक्शन के कारण आपके लिए गिवर बन जाता है तो फिर आप उसका अकाउंट खोलोगे क्रेडिट साइड में। तो रूल बन गया पर्सनल के लिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट है हमारे पास रियल अकाउंट, किससे रिलेटेड होते हैं? एसेट से रिलेटेड। रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब जब एसेट आएंगे या इंक्रीज होंगे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। जब जब एसेट जाएंगे, बिजनेस से जाएंगे, किसी भी कारण से जा सकते हैं, आपने बेच दिया, खराब हो गया इसलिए आपने उसको हटा दिया, तो ये सब जब आपके एसेट जा रहे होंगे तो आप उनका अकाउंट ओपन करोगे क्रेडिट साइड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास नॉमिनल अकाउंट, किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेन्स। तो जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस हैं इनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सर डेबिट साइड में। और जितने भी मेरी इनकम और गेन्स हैं इनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। तो हमारा रूल होता है बच्चों, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसके लिए? पर्सनल अकाउंट के लिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसके लिए? सर रियल अकाउंट के लिए। और उसके बाद एक्सपेंसेस, लॉसेस आर डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, किसके लिए? सर नॉमिनल अकाउंट के लिए। अब क्योंकि अभी हमने ट्रेडिशनल पढ़ा है तो हम ट्रेडिशनली बच्चों यहाँ पे इनको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलो मैं इसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल, नॉमिनल। जब समझो तो कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में जाएगा तब तो इसके ऊपर रूल एप्लीकेबल करोगे। तो एक काम करेंगे, हम लोग इनको समझते भी चलेंगे और साथ साथ इनका रूल भी डिस्कस करते चलेंगे। तो जब जो सबसे पहले आता है मेरे पास कैश, यहाँ मुझे दिख रहा है कैश। कैश बच्चों हमारे लिए क्या होता है? सर कैश ना हमारे लिए होता है एसिड। कैश हमारे लिए क्या होता है? एसिड। जल्दी से बताओ एसिड किस कैटेगरी में जाते हैं? सर रियल अकाउंट में। तो यहाँ पे किस अकाउंट के अंदर कैटेगराइज हो जाएगा? सर ये हो जाएगा रियल अकाउंट के अंदर कैटेगराइज। और बोलो बच्चों मेरे साथ, जब कभी भी रियल अकाउंट होता है तो उसमें कौन सा रूल लगाओगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब जब कैश आएगा डेबिट साइड में जाएगा, जब जब कैश आएगा क्रेडिट साइड में जाएगा। सर ये भी हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद बच्चों पकड़ो, अगला हमारा क्या है? सर बैंक। बैंक हमारे लिए क्या होता है? वैसे तो एसेट होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको रियल अकाउंट में कैटेगरी में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये जनरली बैंक जो होते हैं बच्चों वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में होते हैं। तो बच्चों बैंक जो है ना वो जाने वाला है आपके लिए पर्सनल अकाउंट में, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब बैंक किस में चला गया? पर्सनल अकाउंट में। मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब जब आप बैंक को पैसे दोगे वो बन जाएगा रिसीवर। अकाउंट कहाँ खोल देना? डेबिट साइड में। जब जब बैंक से आप पैसे लोगे वो हमारे लिए बन जाएगा सर गिवर। अकाउंट कहाँ खोलूंगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर? अब आ जाइए आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ध्यान से समझिएगा, अभी समझाया था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज उस एम्प्लॉय या उस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है जिन लोगों को मुझे अभी सैलरी देना बाकी है। तो ये हमारे लिए क्या है? सर ये ना हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल अकाउंट में ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों ये भी जो है काय में जाएंगे? सर ये जाएंगे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर में ही जाएंगे। इसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं सेल्स पे। सेल्स हमारे लिए क्या होती है? सर सेल्स हमारे लिए होती है इनकम। सेल्स हमारे लिए क्या होती है बच्चों? सर सेल्स हमारे लिए होती है इनकम, ठीक है ना। तो इनकम को हम लोग कहाँ लेके चले जाते हैं? सर इनकम को आप लेके चले आओगे नॉमिनल अकाउंट में। रूल लगाओ इस पे। ये हमारे लिए क्या है? इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जब जब आपकी कमाई होगी, जब जब आपको फायदा होगा, जब जब आप पैसा कमाएंगे, सारा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? क्रेडिट साइड में। उसका एक नमूना बन गया यहाँ पे हमारे लिए सेल्स।
उसके बाद है बच्चों अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट उस पर्सन के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे मुझे इंटरेस्ट लेना बाकी है, ठीक है। तो ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कहाँ चला जाएगा सर? पर्सनल अकाउंट के अंदर। रूल इस पे क्या लगाएंगे? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अब आ जाइए लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी ना हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट किस कैटेगरी में जाता है सर? रियल अकाउंट में। तो बच्चों ये किसके अंदर चला जाएगा? रियल अकाउंट में। इस पे रूल कौन सा लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब जब प्रॉपर्टी बिजनेस में आएगी आप उसको डेबिट करते जाना, जब जब बिजनेस से जाएगी हम उसको क्रेडिट करते चले जाएंगे। उसके बाद बच्चे आते हैं ड्राइंग्स पे, बहुत ध्यान से समझना। तो जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, और जब जब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकालता है हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये अपने आप में एक पर्सन है, इसलिए बच्चों जो ड्राइंग्स है किस में चला जाएगा सर? ये चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में। ड्राइंग्स हमारे लिए क्या बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। रूल इसमें कौन सा लगेगा? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद आते हैं बच्चों डिस्काउंट रिसीट पे। डिस्काउंट मिलने से हमको फायदा होता है, इनकम एंड गेंस। और इनकम और गेंस किस कैटेगरी में चले जाते हैं सर? नॉमिनल अकाउंट में। तो बच्चों यहाँ आप लिख देना नॉमिनल अकाउंट। रूल क्या लगेगा इसमें? इनकम एंड गेंस आर क्रेडिटेड, ठीक। उसके बाद है बैड डेट रिकवर्ड। आहा क्या बात है, ऐसा तो पता नहीं किसके साथ होता होगा। बैड डेट रिकवर्ड होता है क्या? मैं आपको बताता हूँ। बैड डेट का मतलब होता है जब हमारा पैसा डूब जाता है उसको हम लोग कहते हैं बैड डेट, और डूबा हुआ पैसा जब वापस मिलता है ना बच्चों उसी को बोला जाता है बैड डेट रिकवर्ड। मेरे साथ तो हमेशा डूबा ही डूबा है, आज तक कभी रिकवरी नहीं हुआ। तो बैड डेट रिकवर्ड मतलब डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया, फायदे की बात है। किस में चले जाएगा सर? इनकम और गेंस। और इनकम और गेंस किस कैटेगरी में चले जाते हैं सर? नॉमिनल अकाउंट में। तो क्या रूल लगाओगे बच्चों? सर इनकम एंड गेंस आर क्रेडिटेड। उसके बाद सर नेक्स्ट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है सर? ये हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये मेरे लिए क्या है सर? एसेट। एसेट किस कैटेगरी में चले जाते हैं सर? रियल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ तो पहले लिख दो बच्चों की प्लांट एंड मशीनरी किस में जाएगा सर? ये तो जाएगा रियल अकाउंट में। बिल्कुल बात आ गई इस में। रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब जब प्लांट एंड मशीनरी आएंगे डेबिट साइड में लिख देना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब जब प्लांट एंड मशीनरी आएगी क्रेडिट साइड में लिख देना। उसके बाद बच्चों कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल सा बिजनेसमैन लगाता है, और बिजनेसमैन ना अपने आप में एक पर्सन होता है। तो ये भी चला जाएगा बच्चों किस कैटेगरी में? पर्सनल अकाउंट में। रूल क्या लगेगा पर्सनल अकाउंट का? जल्दी बोलो। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जब जब ये रिसीवर होगा डेबिट होगा, जब जब ये गिवर होगा क्रेडिट होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड। तो जो इंटरेस्ट पेड किस कैटेगरी में जाएगा सर? ये हमारे लिए खर्चा है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस लॉसेज और इनकम और गेंस किस कैटेगरी में जाते हैं सर? नॉमिनल। तो यहाँ डाल दो बच्चों नॉमिनल। ये भी क्लियर। रूल कौन सा लगाओगे बच्चों? सर नॉमिनल में वाला लगाना आप, वो खर्चों वाला। एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, मतलब इंटरेस्ट पेड का अकाउंट कहाँ खुलेगा? डेबिट साइड। उसके बाद बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट। अब इसको समझो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। मैं ऑब्जर्व करता हूँ बच्चे क्लास 11 स्टैंडर्ड से निकल के 12 स्टैंडर्ड तक आ जाते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट ही समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बैंक्स नहीं जाना पसंद करते हैं, मैकडोनल्ड जाना पसंद करेंगे, मॉल्स जाना पसंद करेंगे, पैसा खर्च करना पसंद करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें सीखना पसंद नहीं करते हैं। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है इसको समझने के लिए कभी कभी बैंक भी चले जाया करो या अपने घर वालों से पूछ लिया करो, वो भी आपको बता सकते हैं। जो बच्चों बिजनेसमैन होते हैं ना उनका जो अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट से डिफरेंट होता है। आपके और हमारे जैसे आम लोगों का जो अकाउंट होता है उसको सेविंग अकाउंट बोला जाता है। लेकिन जो बिजनेसमैन का अकाउंट होता है बच्चों वो होता है करेंट अकाउंट। उसमें एक फैसिलिटी दी जाती है कि आपके बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक आपको एक अमाउंट सैंक्शन कर देता है, ठीक है, से 50,000। तो आप क्या कर सकते हैं? 50,000 बैंक से क्या कर सकते हैं? ओवर ड्यू कर सकते हैं, ऑल दो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। तो इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना। इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। कौन देता है? बैंक। बैंक मेरे लिए क्या था? पर्सनल। तो यहां पर भी क्या लग जाएगा? पर्सनल। रूल क्या हो जाएगा? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। इसके बाद बच्चों प्रीपेड रेंट, एडवांस में रेंट दे दिया है मैंने, तो ये ना मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये खर्चा नहीं है, अभी ये खर्चा नहीं बना है। और नहीं समझ में आता है खर्चा बनेगा कि नहीं बनेगा तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख लीजिए, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि कब खर्चा बनता है और कब नहीं बनता है। तो प्रीपेड रेंट अभी खर्चा नहीं बना है, ये मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको मैंने रेंट एडवांस में देके रखा है। वो लैंडलॉर्ड मेरा पर्सन, मतलब एक पर्सन की ही कैटेगरी में आएगा। तो अच्छा ये चला जाएगा पर्सनल अकाउंट में। रूल इसमें क्या चलेगा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसके बाद आते हैं बच्चों कैरियज इनवर्ड। क्या होता है कैरियज इनवर्ड? तो मैं आपको बता दूं, कैरियज, फ्रेट, कार्टेज, ये सब ना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो गुड्स का मूवमेंट करते हैं ना अपन लोग इधर से उधर, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो कैरियज इनवर्ड किस कैटेगरी में चले जाएगा? सर ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बोल रहे हो आप, मतलब सर ये खर्चा है। खर्चा है तो किस में जाएगा? सर नॉमिनल में। तो यहाँ इसके सामने लिख देते हैं बच्चों अपन लोग नॉमिनल।
नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रूल इस पे क्या लगाना, एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड। आप देखना जब भी कैरियज का पैसा पे करोगे ना, कैरियर डेबिट में जाएगा खर्चा बन के। उसके बाद है सर गुडविल। गुडविल बच्चों हमारे लिए क्या होता है, एसेट। एसेट है मतलब किस कैटेगरी में चले जाएगा सर, रियल अकाउंट में। तो अगर आप गुडविल कहीं से खरीद के ला रहे हो तो डेबिट में चली जाएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन। आप अपनी गुडविल बेच देना तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं उसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है हालांकि। तो ये रहा बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको क्लासीफाई करके दिखाया है कि अकाउंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। साथ साथ मैं आपको रूल्स भी सिखाते जा रहा हूँ कि किस केस में आपको किस तरीके से यहाँ पर ये सारे रूल अप्लाई करने हैं। तो एक बार फिर से आते हैं बच्चों, ट्रेडिशनल को टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है। ट्रेडिशनल में हम अकाउंट्स को कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे सर, 2, पर्सनल और इम्पर्सनल। हर वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड है आप उसको बोलिएगा पर्सनल अकाउंट, हर वो अकाउंट जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है आप उसको बोलिएगा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, रूल क्या चलाओगे बच्चों, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर आपके ट्रांजैक्शन से आप उसके किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उससे कोई पर्सन अगर आपके लिए रिसीवर बन रहा है तो अकाउंट कहाँ खुलेगा, डेबिट साइड में, और अगर वो पर्सन आपके लिए गिवर बन रहा है तो अकाउंट कहाँ खुलेगा, क्रेडिट साइड में। अब आ जाओ रियल अकाउंट में, ठीक है। इम्पर्सनल में पहला कैटेगरी हमारा क्या है, रियल। रियल होता है एसेट से रिलेटेड। रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब अगर किसी ट्रांजैक्शन से वो एसेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो अकाउंट कहाँ खुलेगा, डेबिट साइड में। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से वो एसेट जा रहा है, कम हो रहा है तो कहाँ अकाउंट खुलेगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि रूल क्या कहता है हमसे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर क्या आते हैं सर, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम और गेन्स। तो जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो चले जाएंगे डेबिट साइड में, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। और जो इनकम और गेन्स हैं बच्चों वो कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में, बिकॉज इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। जर्नल तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, नेवर बिफोर वाला वीडियो रहेगा जर्नल का। एक एक बच्चा बोलेगा उस वीडियो के बाद से कि सर जर्नल एंट्री हम बना के दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। आ जाते हैं अब आगे। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन। Under this classification, all the accounts are classified into the following 5 categories. तो अच्छो जरा फटाफट एक कंपैरिजन कर लेना। ट्रेडिशनल में हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था सर, 2। कौन कौन सा, सब पर्सनल और इम्पर्सनल, वो बात है, लेकिन उसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी हमने किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, तो अच्छो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आपको अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है अंडर 5 हेड्स। ये रहे हमारे 5 हेड्स। सबसे पहले क्या है सर, एसेट अकाउंट। उसके बाद क्या है सर, लायबिलिटीज अकाउंट। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट्स। और उसके बाद है बच्चों एक्सपेंसेस अकाउंट्स। तो एक एक करके पहले हम लोग इनकी मीनिंग समझेंगे, देन आफ्टर समझेंगे कि किस अकाउंट पे किस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होता है। चलिए सबसे पहले आते हैं बच्चों एसेट्स अकाउंट पे। तो ये कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है। मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत डिटेल में डिस्कशन आप लोगों के साथ कर चुका हूं, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीज बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं काम है मेरा। तो एसेट अकाउंट बच्चों क्या होते हैं, तो हर वो चीज जो कि हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करती है उसको क्या बोला जाता है, एसेट। हर वो चीज मतलब पिन टू प्लेन। जैसे पिन टू प्लेन का मतलब मैं आपसे बोलना चाहता हूं निडल टू प्लेन। एक निडल है ना वो ट्रेलिंग शॉप में काम आएगी, तो प्लेन जो है वो एयरलाइंस में काम आती है, ठीक है ना। तो पिन टू प्लेन बोलो या निडल टू प्लेन बोलो, हर वो चीज जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। तो आपको क्लासीफाई करते आना चाहिए कि एसेट्स हमारे लिए क्या होते हैं या कौन से अकाउंट हमारे एसेट के अंदर हम उनको क्लासीफाई करेंगे। तो यहां लिखा हुआ है एसेट अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो किसी भी बिजनेस के पास जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से बिजनेस को ऑपरेट किया जाता है वो सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं, एसेट्स। तो कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, स्टॉक, ये सब किस कैटेगरी में चले जाएंगे बच्चों, स्टॉक एसेट्स में। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारे पास क्या, लायबिलिटी। तो जो मैंने लायबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करके रखा है पहले से ही, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। हर वो अमाउंट जो कि आपको किसी ना किसी को लौटाना है उसको क्या बोला जाता है, लायबिलिटी। तो यहां पे लिखा हुआ है लायबिलिटी अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर्स ऑफ गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, है ना। तो लेंडर्स का मतलब जिनसे हमने पैसा क्या करके रखा है, उधार लेके रखा है। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स का मतलब क्या है, जिन लोगों से हमने गुड्स क्या करके रखा है, उधार में खरीद के रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो चुके हैं लेकिन उनको पे करना अभी भी बाकी है। तो आप देखोगे तीनों ही केसेस में मुझे किसी न किसी को अमाउंट देना बाकी है। तो ऐसा कोई सा भी अकाउंट जिसमें जो कि ये शो करता है कि हमें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना बाकी है, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं बच्चों, लायबिलिटीज अकाउंट में। उसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं कैपिटल अकाउंट। तो आप सभी को पता है कैपिटल क्या होता है, ओनर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बिजनेस। बिजनेसमैन बिजनेस में जो कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो दीज आर द अकाउंट्स ऑफ प्रोपराइटर्स, पार्टनर्स हु हैव इन्वेस्टेड अमाउंट इन द बिजनेस। तो ऐसे अकाउंट जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बिजनेसमैन के अकाउंट को प्रेजेंट कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल। या फिर जो पार्टनर्स का अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, यहां पे कैपिटल। इट इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट।
इसके अंदर ना दोनों आएगा, कैपिटल भी इसी के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है और ड्राइंग्स भी इसी के अंदर कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन। और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अंडर 5 हेड्स में हमने कौन कौन से कवर कर लिए हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। सर आपने एसेट अकाउंट कर लिया, लायबिलिटी कर लिया, कैपिटल कर लिया है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास है रेवेन्यू अकाउंट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो रेवेन्यू के हमारे लिए, रेवेन्यू के अंदर आएंगे बच्चों इनकम एंड गेन्स, जैसे कि सेल्स के साइड में आएगा सर रेवेन्यू के अंदर आएगा। इसके अलावा गेन्स की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जितने भी हमारे एक्सीडेंटल गेन्स होते हैं, और अदर इनकम, कमीशन रिसीट, रेंट रिसीट, डिविडेंड रिसीट, ये सब चीजें किसके अंदर आएंगी, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन्स। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो अगला हेड होता है मॉडर्न अप्रोच में, वो होता है एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं सारे के सारे इस हेड के अंदर क्लासिफाई किए जाएंगे। तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों में हमने क्लासिफिकेशन देख लिया है। ट्रेडिशनल में भी हमने बहुत डिटेल में डील किया है बच्चों, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न में आपको पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन आपको हमेशा कौन से फॉलो करना चाहिए, मॉडर्न अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब इन्हीं अकाउंट्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाओ बच्चों एसेट अकाउंट पे। जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, देखो मैं रूल अप्लाई करना सिखा रहा हूं, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं ना, वो जब जब इंक्रीज होंगे कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेबिट साइड में, और जब जब डिक्रीज होंगे कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है ना। मैं एक चीज बताऊं बच्चों, ट्रेडिशनल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो होता है ना, वही चीज मॉडर्न में होती है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। कंपेयर करके देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास जब कभी भी कोई चीज आएगी तो मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट। अरे क्या चीज आएगी, एसेट्स ही तो आएंगे, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। समझ रहे हैं आप लोग। जो आप ट्रेडिशनल में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट पढ़ते हैं, वही मॉडर्न में इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट इज क्या होता है, क्रेडिटेड होता है। तो जब जब बच्चों आपके एसेट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, आप उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, और जब जब आपके एसेट किसी भी ट्रांजेक्शन के कारण डिक्रीज होंगे, आप उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है लायबिलिटी। जब जब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, आपको उसको कहां रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में, और जब जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, आपको उसको कहां रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में। बच्चों ये जो रूल है ना, ये उठाया गया है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर से। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, ये बात आज तक किसी ने इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि ट्रेडिशनल में जो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट था, वही मॉडर्न में इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। ट्रेडिशनल में जो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर होता था बच्चों, वही आपका मॉडर्न में लायबिलिटी में डिक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन, सॉरी, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड है। आ रही बात समझ में। तो ये वहीं से डिराइव किए गए, बस इनको रीड करने का तरीका है जो चेंज कर दिया गया। तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा कहां लेके जाऊंगा, सर डेबिट साइड में, और जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो कहां लेके जाऊंगा, क्रेडिट साइड। उसके बाद जब जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहां लेके जाना है अपने को, सर क्रेडिट साइड में, और जब जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी कहां लेके जाना है हमको, डेबिट साइड में। ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, लायबिलिटी, कैपिटल और आपके जो रेवेन्यू है, ये तीनों एक ही जैसे चलते हैं। यहां पर भी देखो वही लिखा हुआ है कि जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी कहां लेके चले जाना, डेबिट साइड में, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो कहां लेके चले जाना, क्रेडिट साइड में। ठीक है। तो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, हर बार कैपिटल क्या होनी है, क्रेडिट ही होनी है। बिजनेसमैन बिजनेस में से कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, हर बार कैपिटल क्या होनी है, डेबिट ही होनी है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट्स। जब जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आप उसको कहां रिकॉर्ड कर लेना, सर क्रेडिट साइड में, और जब जब आपकी इनकम पहले के कंपैरिजन डिक्रीज होगी, आप उसको कहां रिकॉर्ड कर लेना, डेबिट साइड में। सब प्रूफ करके दिखाओ। देखो जब जब सेल्स होती है तो हमारी इनकम होती है, हम उसको हर बार कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। और बिके हुए गुड्स जैसे ही वापस आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, उससे हमारी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो सेल्स रिटर्न कहां रिकॉर्ड होता है, सर डेबिट साइड में। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद है बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक्सपेंसेस ना बिल्कुल एसेट जैसे चलते हैं, ये इनको याद करने का एक शॉर्टकट दे रहा हूं मैं आप लोग को। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो किसके जैसे चलते हैं, एसेट जैसे ही चलते हैं। जब जब ये इंक्रीज होंगे हम इनको कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में, और जब जब ये डिक्रीज होंगे तो हम इनको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि एसेट और एक्सपेंसेस ये एक जैसे चलेंगे। इंक्रीज इनका कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में, और डिक्रीज इनका कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। ठीक। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये एक जैसे चलेंगे। ये जब जब इंक्रीज होते हैं कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड में, और ये जब जब डिक्रीज होते हैं बच्चों तो कहां जाएंगे, डेबिट साइड में। तो ये इनको याद करने का तरीका हो गया। एक बार फटाफट इनको वापस से देख लेते हैं। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में या मॉडर्न अप्रोच में हमें अकाउंट्स को क्लासिफाई करना होता है अंडर 5 हेड्स, एसेट्स,
इसके अलावा लाइबिलिटीज, उसके बाद आपका कैपिटल, फिर रेवेन्यू और फिर एक्सपेंसेस। याद करने का तरीका क्या है कि सर एसेट और एक्सपेंसेस एक जैसे चलेंगे, जब भी इंक्रीज होते हैं डेबिट में जाएंगे, जब भी डिक्रीज होते हैं क्रेडिट में जाएंगे। इसके अलावा कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू ये एक जैसे चलेंगे, ये जब भी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में जाएंगे और जब भी डिक्रीज होते हैं तो बच्चों डेबिट में जाएंगे। इनको याद करने का तरीका है। छोटा सा इसका एप्लीकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहां देखो, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। यहां लिखा हुआ है कि विच साइड, क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच साइड विल द इंक्रीज, तो हमको टोटल फोकस रखना है इंक्रीज पे। विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो पहले तो बच्चों आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली किस हेड में जाएगा, एसेट में जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, कैपिटल में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो अप्लाई करना है, और उसमें आपको ये बताना है कि किस साइड इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, इसका जो इंक्रीज होता है वो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आता हूं बिल्डिंग पे। बताओ बच्चों, बिल्डिंग हमारे लिए अंडर 5 हेड्स में से कौन सा हेड बनेगा? बिल्डिंग हमारे लिए क्या है सर? ये हमारे लिए इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि हमें बिजनेस को ऑपरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो मतलब बिल्डिंग हमारे लिए क्या है सर? एसेट है। बिल्डिंग किस कैटेगरी में चले जाएगा? एसेट्स की कैटेगरी में चला जाएगा। अब जल्दी से मुझे बता दो कि जब भी हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो कहां जाते हैं सर? डेबिट साइड में जाते हैं। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, तो बच्चों यहां पे आप लिख दीजिएगा डेबिट। एकदम क्लियर? इसके बाद बच्चों आप आ जाइए क्रेडिटर्स पे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेडिटर्स होते क्या हैं। तो जिन लोगों से हम उधार में माल खरीदते हैं ना, उनको क्रेडिटर्स बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि मुझे उनका भी अमाउंट पे करना बाकी है। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या बन जाएगी सर? ये जाएगा लाइबिलिटी वाले हेड में। और बच्चों आप ही मुझे बताओ कि जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो किस तरफ जाती है? एसेट का जस्ट अपोजिट ही होता है लाइबिलिटी, तो अपोजिट साइड में ही जाएगा, है ना। तो जो लाइबिलिटी है सर, वो जब भी इंक्रीज होती है वो हमेशा जाती है क्रेडिट साइड में। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। ये भी क्लियर? हाँ जी सर। इसके बाद आते हैं अभिषेक द प्रोपराइटर। क्या होता है प्रोपराइटर? बच्चों बिजनेस के ओनर को ही प्रोपराइटर बोला जाता है। तो ये बिजनेसमैन का अकाउंट है, और आपको भी पता है कि बिजनेसमैन को अकाउंट को हम लोग कैसे लिखते हैं सर? कैपिटल से लिखते हैं। अब रूल लगाओ बच्चों कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज बताना है, यहाँ पे इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जब जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है किस तरफ जाती है सर? इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। मतलब आपका जो कैपिटल हो जब भी इंक्रीज होगा, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको किस तरफ रिकॉर्ड करने वाले हो? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने वाले हो। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों हम लोगों ने ट्रेडिशनल में भी सीखा था, वहां मैं आपको करके दिखा रहा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां रिकॉर्ड की जाएगी? डेबिट साइड में। कोई चीज जा रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कहां रिकॉर्ड की जाएगी सर? क्रेडिट साइड में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कोई पर्सन मेरे लिए रिसीवर बन जाता है तो उसका अकाउंट ओपन होता है डेबिट साइड में। क्रेडिट द गिवर, किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कोई पर्सन मेरे लिए गिवर बन जाता है तो उसका अकाउंट कहां खोला जाता है? फिर क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड। जितने भी एक्सपेंस लॉस होंगे कहां रिकॉर्ड किए जाएंगे? डेबिट साइड में। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितनी भी इनकम और गेन होगी कहां रिकॉर्ड की जाएगी? क्रेडिट साइड में। ये था हमारा ट्रेडिशनल, लेकिन अब हम फिलहाल यहां पर स्टडी कर रहे हैं बच्चों मॉडर्न। तो पहला क्या था हमारा? बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एसेट। जब भी इंक्रीज होगा कहां लिखना? डेबिट साइड में। रूल लगाते चलो। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बच्चों हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड में। उसके बाद है बच्चों अभिषेक प्रोपराइटर। ये हमारे लिए कौन है सर? ये बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल। जब भी इंक्रीज होगा बच्चों किस तरफ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है हमारे पास परचेजेस। तो अंडर 5 हेड्स क्लासिफाई करिए। परचेज हमारे लिए क्या? एसेट है क्या? नो। कैपिटल है? नो। लाइबिलिटी है? नो। इनकम है? नो। सर ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं, तो यहां पे आप इसका हेड डालिए एक्सपेंसेस। और जब जब बेटा एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो किस तरफ रिकॉर्ड किए जाते हैं? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो आप इसको कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। आगे चलते हैं कैरियज इनवर्ट। कैरियज इनवर्ट क्या होता है बच्चों? कैरियज इनवर्ट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि फ्रेट, कैरियज, ठीक है, इसके अलावा आपका कार्टेज, ये सब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही हैं। तो कैरियज इनवर्ट भी हमारे लिए क्या है सर? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। किस कैटेगरी में चले जाएगा? एक्सपेंसेस की कैटेगरी में चला जाएगा। और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो कहां जाते हैं? डेबिट साइड में। अब भी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। इसके बाद आते हैं बच्चों कैश पे। कैश हमारे लिए क्या होता है सर? कैश हमारे लिए एसेट्स है। ये एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा, और जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो इनको कहां रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड में। तो यहां सामने लिख दो आप डेबिट। इसके बाद है बच्चों रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, जिसको हम यहां बोलते हैं रेवेन्यू।
रेंट रिसीट हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। और जब जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो कहाँ लिखना होता है, क्रेडिट साइड में। तो बच्चों यहाँ लिख दो अपन क्रेडिट। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट पेबल। पेबल मतलब अभी देना बाकी है, तो सर ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगी, ये हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा बच्चों। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो कहां जाता है सर, क्रेडिट साइड में। इसके बाद है बिल्स पेबल। बच्चों बिल्स पेबल भी हमारे लिए लायबिलिटी ही होती है, इसका बैलेंस भी या इसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा सर, इसको आप क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करिएगा जब भी ये इंक्रीज होगा। इसके बाद ये डेटर्स कौन होते हैं बच्चों, डेटर्स। डेटर्स सर उन लोगों को बोला जाता है जिनसे हमें कैश लेना बाकी है, मतलब कोई XYZ है, मेरा फ्रेंड है, मुझे उससे पैसा लेना, तो बेसिकली वो मेरे लिए डेटर है, ठीक है। तो डेटर हमारे लिए होते हैं सर यहाँ पे एसेट, और जब जब एसेट इंक्रीज होता है किस तरफ जाता है, डेबिट साइड में, तो आगे आप डेबिट लिख दीजिए। उसके बाद है बच्चों अक्रूड कमीशन। क्या होता है अक्रूड कमीशन का मतलब, अक्रूड कमीशन का मतलब होता है कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब मैंने कमीशन अर्न तो कर लिया है लेकिन मुझे तब तक कैश में नहीं मिला है। तो अगर मैं इसको ट्रेडिशनली कंपेयर करूं तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, लेकिन मॉडर्न में हमारे लिए क्या बन जाते हैं, अक्रूड कमीशन भी कहीं ना कहीं डेटर जैसे ही है। जिन लोगों से मुझे कमीशन लेना है उन्हीं को क्या बोला जाएगा सर, उनको बोला जाएगा यहाँ पर अक्रूड कमीशन। मतलब जो ऐसे व्यक्ति जिनसे मुझे कमीशन लेना है उनके अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये अक्रूड कमीशन, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या है सर, एसेट है, और जब भी इंक्रीज होगा तो बच्चों कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड में। और आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल भी सर हमारे लिए एसेट्स होते हैं, और एसेट जब जब इंक्रीज होता है कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड में। तो आप देख सकते हैं बच्चों मैंने ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही क्लासिफिकेशन आपको समझा दिए हैं, रूल्स भी मैंने आपको समझा दिया है। एक बार जाने से पहले हम दोनों ही अप्रोचेस में रूल्स को जरूर याद करके जाएंगे, क्योंकि इसके बाद सीधे हम लोग जाने वाले हैं जर्नल एंट्रीज पे, लेजर पे, ट्रायल बैलेंस पे एंड सो ऑन, और हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस क्या करेंगे फिर कंप्लीट करेंगे। आगे से बच्चों सभी को बात समझ में, चलिए आगे देख लेते हैं पहले है क्या। अच्छा, इसके बाद टी शेप अकाउंट बनाने को बोला है, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा टी शेप अकाउंट क्या होता है, लेकिन उससे पहले चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग मेरे साथ अपने अपने आप जो पेन है उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, और जितना भी मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ा है वो आप लोग मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। तो इसमें मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स को दो तरीके से हमको क्लासीफाई करना है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। पहले ट्रेडिशनल पे आते हैं, तो ट्रेडिशनल में सर अकाउंट्स को क्लासीफाई किया जाता है अंडर टू हेड्स, पर्सनल और इम्पर्सनल। हर वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड उसको क्या बोला जाता है, पर्सनल अकाउंट, और हर वो अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं उसे क्या बोला जाता है, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 हेड्स। पहला है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, उसके बाद है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोई सा भी पर्सनल अकाउंट हो, अगर वो पर्सन हमारे लिए रिसीवर है तो उसका अकाउंट आपको डेबिट साइड में खोलना है, और अगर वो पर्सन हमारे लिए गिवर है तो उसका अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में खोलना है, क्योंकि हमारा रूल हमसे कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद आ जाइए इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग सर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, रियल और नॉमिनल। जितने भी एसेट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, और इसमें रूल चलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब जब कोई भी एसेट हमारे पास आएगा हम उसको डेबिट करेंगे, जब भी हमसे कोई भी एसेट चला जाएगा हम उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद होता है नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर आता है बच्चों एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितने भी आपके खर्चे और लॉस हैं आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जितनी भी आपकी इनकम और गेन्स हैं आप उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को क्लासीफाई किया जाता है अंडर 5 हेड्स। रिपीट करिए आप लोग, ठीक है, रिवाइज करिए ये सब चीजें मेरे साथ। पहला कौन सा होता है सर, एसेट्स, उसके बाद कैपिटल, नेक्स्ट लाइबिलिटीज, उसके बाद रेवेन्यू, और आखिरी में होता है एक्सपेंसेस। ठीक, तो जो आपके एसेट्स होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं ये एक जैसे चलते हैं, जब भी इंक्रीज होंगे डेबिट में लिखना, जब भी डिक्रीज होंगे क्रेडिट में लिखना। उसके अलावा कैपिटल, लाइबिलिटी और इसके अलावा रेवेन्यू, ये तीनों भी एक जैसे चलते हैं, जस्ट ऑपोजिट। जब भी ये इंक्रीज होंगे हम कहाँ लिखेंगे इनको, क्रेडिट साइड में, और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो हम इनको कहाँ लिखेंगे सर, आप इनको लिखिएगा डेबिट साइड में। तो ये तो मैंने आपको रूल्स को अप्लाई करना सिखाया, क्लासिफिकेशन करना सिखाया, और हम इसका भी यूज करने वाले हैं सीधे अपने अगले चैप्टर में जो कि रहेगा जर्नल। लेकिन फिलहाल ये देखते हैं कि यहाँ लिखा है प्रिपेयर, क्योंकि हमारे टॉपिक में है ना, ये कई बार पूछा जाता है, टीचर्स को बहुत पसंद करते हैं पूछना। प्रिपेयर ए टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर एंड एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब ये टी शेप अकाउंट क्या होता है बच्चों, ठीक, तो आपको याद होगा मैंने जब आपको स्टार्टिंग के जो बेसिक्स हमारे फंडामेंटल्स हैं जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अकाउंट डिफाइन करके बताया था।
अकाउंट मैंने आपको कैसे डिफाइन किया था कि अकाउंट अपने आप में एक छत होती है जिसके नीचे एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शंस को एक जगह क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। यहां ये आपसे क्या बोल रहा है, फर्नीचर का क्या बनाओ, टी शेप अकाउंट। तो मैं फर्नीचर का क्या बनाऊंगा, अकाउंट। नाम क्या रहेगा, फर्नीचर अकाउंट, और उसमें सिर्फ फर्नीचर से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। कहां कहां से फर्नीचर आ रहा है, कब कब फर्नीचर जा रहा है, ये सारी चीजें ही इसके अंदर रिकॉर्ड होने वाली हैं। तो टी शेप अकाउंट बेसिकली अपने आप में एक अकाउंट है जो कि ये शो करोगे, जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर, नथिंग एल्स। कैसे बनाएंगे हम लोग फर्नीचर अकाउंट, तो कहीं ना कहीं बच्चों में इसके अंदर ना मॉडर्न जो हमारी अप्रोच है वो अप्लाई करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया बच्चों फर्नीचर अकाउंट। इस तरीके से यहां पे टी शेप बन जाता है। ठीक, अब फर्नीचर आप लोग मुझे बताइए कि बाय नेचर मेरे लिए क्या है, जल्दी से बताओ। एसेट है, क्या है, कैपिटल है, लायबिलिटी है। सब फर्नीचर ना आपके लिए एसेट है। तो बच्चों एसेट जब भी इंक्रीज होते हैं कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में, और एसेट जब भी डिक्रीज होते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो जब जब हमारा एसेट इंक्रीज होगा हम कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट साइड में, और जब जब हमारा एसेट डिक्रीज होगा हम उसको कहाँ लिखेंगे बच्चों, क्रेडिट साइड में। इज दैट क्लियर। अगर यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी जगह कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, तो हमारा इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है और डेबिट साइड में डिक्रीज होती है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, मॉडर्न अप्रोच लगाइए। डिपेंड करेगा यहाँ पे जो अकाउंट है उसका नेचर क्या है। अगर वो एसेट और एक्सपेंस है तो इंक्रीज कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में, और डिक्रीज कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। और अगर वो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू है तो उनका इंक्रीज फिर कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, और डिक्रीज कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। दैट क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है फर्नीचर परचेज। ठीक है भाई, पहला ट्रांजैक्शन आपसे बोल रहा है फर्नीचर परचेज। अब आप मुझे जल्दी से बता दो कि जब भी फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। सर इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो आप यहाँ पे जो है फर्नीचर को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। कितना, 50,000। क्यों इंक्रीज हो रहा है उसका रीजन आपको यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैश में खरीदा है फर्नीचर, कितने का, 50,000 का। क्लियर, आराम आराम से चलो। तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट। उसके बाद फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹10,000, 10,000 का फर्नीचर हम लोगों ने बेच दिया। अब 10,000 का फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। सो फर्नीचर बेचेंगे, फर्नीचर हो जाएगा डिक्रीज, एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो मैं इसका अमाउंट कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। और उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलने वाला है, कैश मिलने वाला है बच्चों, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कैश। ठीक, आगे चलिए। फर्नीचर परचेज, फिर से फर्नीचर परचेज किया आप लोगों ने। कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 50,000 का, 15,000 का। तो बच्चों फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इसलिए मैं इसका जो इंक्रीज है वो कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड में। खरीदा है मैंने तो इसके अगेंस्ट में मुझसे क्या चला जाएगा, कैश। और आगे चलो, यहाँ लिखा है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, बेचा नहीं है, ऐसे उठा के फेंक दिया बाहर। जैसे हम लोग नहीं, कोई चीज़ हमारे घर में खराब हो जाती है तो हम लोग उसको उठा के क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। उसको डिस्कार्ड करना कहते हैं। ठीक है, त्यागना, फेंकना। तो हमने यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब डिस्कार्ड करने से फर्नीचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, सर डिक्रीज ही तो होगा। तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, तो यहाँ पे जाके 5,000 लिख दो। और रीज़न क्या है हमारा, एक मिनट बच्चों, ये ट्रांजैक्शन नंबर ना हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये ट्रांजैक्शन नंबर 4। तो रीज़न क्या है, मैंने ओल्ड फर्नीचर क्या कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्नीचर डिस्कार्डेड। और आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। मतलब आपकी फर्नीचर की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई है, सर कम हो गई है। तो जब भी एसेट कम होता है कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए आप लोग कितना, 3,000। और रीज़न क्या है कम होने का, वो डेप्रिशिएट हो गया है। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों आप लोग डेप्रिशिएशन। एकदम क्लियर। अब बच्चों हमें लास्ट स्टेप में करना होता है बैलेंसिंग। मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा बैलेंसिंग क्या होती है। आप डेबिट साइड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50,000 और 15,000 टोटल हमारे पास 65,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया है। टोटल हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया है, 65,000 का। उसमें से 10,000 का हमने बेच दिया, 5,000 का हमारा ख़राब हो गया है, 3,000 की उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो अब आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपके पास अभी भी कितने का फर्नीचर बचा है। बच्चों उसी को बैलेंस बोला जाता है। और बैलेंसिंग का एक नियम मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरफ शॉर्टेज होती है ना उस तरफ बैलेंस निकाला जाता है। तो किस तरफ शॉर्टेज आप इसमें देख सकते हैं, डेबिट साइड हायर है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट। तो शॉर्टेज किस तरफ आ रही है, सर क्रेडिट साइड में। तो बैलेंस किस तरफ लिखा जाएगा, सर क्रेडिट साइड में। तो 65,000 का फर्नीचर आया है। रीड करना सीखो बेटा, अकाउंट्स में हर एक अकाउंट, हर एक कुछ ना कुछ आपसे कह रहा होता है, बस उसे सुनने की जरूरत होती है।
मतलब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बनाना तो सीख लिया लेकिन वो कह क्या रहा है ना ये नहीं सुनने की कोशिश करते हैं। आप ये समझने की कोशिश करो कि हमसे क्या कह रहा है। वो हमसे कह रहा है कि 2 बार आपने एसेट खरीदा 50,000 15,000 का, टोटल हो गया 65,000 का, उसमें से 10,000 का आपने बेच दिया, उसके बाद फर्नीचर आपने क्या डिस्कार्ड कर दिया 5,000 का, और 3,000 का आपका डिप्रिशिएट हो गया। तो बताओ ना भाई कितने का फर्नीचर बचा। तो 65,000 में से तीनों माइनस कर दो तो यहां पर आएगा 47,000। मतलब अभी भी मेरे बिजनेस में कितने का फर्नीचर रखा हुआ है सर, 47,000 का फर्नीचर अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो जो बहुत इंटरेस्टिंग था आज का हमारा सेशन, तो आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से इसको एक बार और देख लीजिएगा, क्या होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या होती है मॉडर्न अप्रोच। हम पढ़ते हमेशा दोनों हैं, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करिएगा। तो जो आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।